नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उनती क्लासेस पर। तो एक बार फिर मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ। आज मैं इंडियन पॉलिटी के टॉप 10 क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे आपके पास मेरी वीडियोज़ आती रहे, मैं लगातार आपके लिए वीडियोज़ बनाता रहूँ और धीरे धीरे देखना कि हम एक बहुत अच्छा कंटेंट जो है वो आपके लिए लेकर के आएंगे। तो आज कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो उनको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो क्या है, पढ़िए जरा इसको। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? पहला क्वेश्चन पूछा गया है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति या वित्तीय स्थिति समीक्षा की जांच के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्ष में क्या गठित करती है? राज्य सरकार की बात करी जा रही है। तो वित्त आयोग गठित करती है, सलाहकार, अनुभव आयोग या इनमें से कोई नहीं? इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका वित्त आयोग। क्या हो जाएगा? वित्त आयोग। ए ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब थोड़ी सी बात करते हैं वित्त आयोग। तो अगर हम बात करते हैं आपके वित्त आयोग की, किसकी बात करने जा रहे हैं हम? वित्त आयोग की। अगर हम बात करते हैं आपके वित्त आयोग की, तो वित्त आयोग का जो वर्णन है वो संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है। किस में किया गया है? आपका अनुच्छेद 280 में किया गया है। प्रथम बार जो वित्त आयोग बनाया गया था, पहला वित्त आयोग जो बनाया गया था वो 1951 में बनाया गया था। उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? आपके केसी नियोगी थे। ये बात भी याद रखिए आप, कौन थे आपके? केसी नियोगी थे। वर्तमान में अगर बात करते हैं, याद रखिएगा, वर्तमान में अगर बात करते हैं तो वर्तमान में आपका इस तरीके का कंटेंट, आपको पता है, जिन लोगों ने मुझसे पढ़ा हुआ है वे बात जानते हैं कि मैं कंटेंट बहुत अंदर और डीपली जाके देता हूं। हालांकि आज काफ़ी दिन बाद मैं पहली क्लास दे रहा हूं आपको, तो कंटेंट बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा मैं आज। तो वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है। 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? आपके अरविंद पनगड़िया हैं। तो करंट अफेयर भी आपकी यहाँ तैयार होती रहेगी। वर्तमान में कौन है? आपके 15वां वित्त आयोग चल रहा है, उसके अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। हो सकता है आपसे 14वां पूछ लिया जाए। अगर आपसे 14वां पूछ लिया जाए तो कौन थे? आपके एनके सिंह थे। कौन थे? आपके एनके सिंह थे। तो वित्त आयोग की बात करें तो केंद्र सरकार के लिए जो वित्त आयोग है वो अनुच्छेद 280 है। वहीं पर पूछा क्या है? राज्य सरकार। तो राज्य सरकार की अगर बात करें तो राज्य वित्त आयोग का गठन होता है। राज्यपाल क्या काम करता है? राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। बात समझ में आ गई आपको? इसके लिए कौन सा अनुच्छेद है आपका? इसके लिए जो अनुच्छेद आता है वो आता है अनुच्छेद 243 आई। क्या अनुच्छेद होता है आपका? अनुच्छेद 243 आई होता है। बात समझ में आ गई आपको? सॉरी, वर्तमान में जो है वो 16वां वित्त आयोग चल रहा है। एक सेकेंड। वर्तमान में जो चल रहा है आपका वो कौन सा चल रहा है? वर्तमान में चल रहा है आपका 16वां वित्त आयोग। एक सेकेंड। वर्तमान की अगर बात करते हैं, वर्तमान की अगर बात करते तो वर्तमान में आपका 16वां वित्त आयोग चल रहा है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह हुआ करते थे और 14वां भी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसके थे आपके वाईवी रेड्डी। कौन हुआ करते थे? इसके वाईवी रेड्डी हुआ करते थे। इतनी बात समझ में आ गई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? 3 बार, 2 बार, 4 बार या कितनी भी बार? इसका आपको जवाब देना है। तो भारत का राष्ट्रपति जो है वो क्या है आपका? कितनी भी बार जो है वो क्या हो सकता है? निर्वाचित हो सकता है। डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ अनुच्छेद देख लेते हैं जो कि बहुत पूछे जाते हैं आपका। राष्ट्रपति की बात करें तो अनुच्छेद 52 ये बात कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। कि किसकी बात करता है? भारत का एक क्या होगा? आपका राष्ट्रपति होगा। ये बात याद रखिए, भारत का क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। वहीं अगर एक और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 54 क्या बात करता है? अनुच्छेद 54 करता है राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में, कि राष्ट्रपति का चुनाव होगा। किसकी बात करता है? राष्ट्रपति के चुनाव की बात करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल पूछा जाता है, आर्टिकल 60। ये किसकी बात करता है? ये राष्ट्रपति के शपथ की बात करता है। बहुत पूछा जाता है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत जो है वो शपथ ग्रहण करते हैं, तो अनुच्छेद 60 के तहत करते हैं। वहीं पर एक और आर्टिकल है आपका, आर्टिकल 61 किस पर बात करता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात करता है। किसकी बात करता है? राष्ट्रपति पर
महाभियोग की बात करता है। कभी डिटेल से देखेंगे कि महाभियोग क्या होता है, इस पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। वहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 74, अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 क्या बात करता है कि मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को सलाह देना। क्या? मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को सलाह देना। मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को सलाह देना, मतलब जो राष्ट्रपति है वो किसकी सलाह पर काम करेगा? मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा। वहीं एक और याद रखिए आप, पूछा जाता है अनुच्छेद 123। क्या? अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 किसकी बात करता है? ये बात करता है अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ये बात भी आप याद रखिएगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको? क्लियर हो गई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन के कितनी भी बार बन सकता है? भारत का राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है? धन विधेयक की बात कर रहा है, धन विधेयक को जो है वो राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है, ठीक है। राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता, इसकी बात वो कर रहा है, तो इसका जवाब दीजिए आप, ठीक है। पहले तो आप मुझे बताइए धन विधेयक किस संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? धन विधेयक का जो आर्टिकल है वो क्या है, ये बात आप मुझे पहले बताओ। हम क्वेश्चन तो करेंगे ही, उसके साथ साथ जो है जो और भी कुछ चीज़ें उनको भी हम बीच में देखते जाएंगे, जैसे उससे रिलेटेड कोई आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो भी मैं आपको बताता चलूँगा। इसका जवाब दीजिए। तो इसका तो आंसर हो जाएगा राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता, अनुच्छेद 109। अनुच्छेद 109 के तहत जो है वो धन विधेयक जो है वो राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। धन विधेयक जो आएगा वो किस में आएगा? आपका लोकसभा में पेश किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? लोकसभा में पेश किया जाएगा। धन विधेयक का जो आर्टिकल होता है वो क्या होता है आपका? मनी बिल बोलते हैं इसको। आर्टिकल होता है 110। कितना होता है? 110 होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए। क्या? जो आपका मनी बिल है, जो आपका मनी बिल है, इसको कहाँ सिर्फ पेश किया जा सकता है? इसको सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है। इतनी बात आप समझ गए। इसको सिर्फ कहाँ पेश किया जा सकता है? लोकसभा में पेश किया जा सकता है, ठीक है। और इसे जो है सिर्फ मंत्री द्वारा, इसे सिर्फ मंत्री द्वारा जो है पुनः स्थापित किया जा सकता है। ये बात भी याद रखिएगा, किसके? मंत्री द्वारा इसे पुनः स्थापित किया जा सकता है, ये बात भी आप याद रखिएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। ये राज्यसभा में भेजा जाएगा, राज्यसभा में पेश तो नहीं किया जा सकता है, इसे राज्यसभा में भेजा जा सकता है। और राज्यसभा में भेजा जाएगा तो 14 दिन राज्यसभा जो है उसे बहुत ज़्यादा 14 दिन तक रोक सकती है। तो इतना याद रखिए आप कि राज्यसभा अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। उसके बाद जो है, उसके बाद ये स्वतः पास मान लिया जाएगा, स्वतः पास मान लिया जाएगा। ये बात भी याद रखिएगा। इसके बाद क्या है? ये स्वतः जो है वो आपका पास हुआ मान लिया जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। आगे बढ़े, फिर धीरे धीरे और फैक्ट क्लियर करते चले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा की विशिष्ट शक्तियां हैं? आपातकाल की घोषणा की पुष्टि करना, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना, नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुने। तो इनमें बताना आपको कौन सा सही है, कौन सा नहीं है, इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, इसका जो सही उत्तर मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं इसको आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। अच्छा, उससे पहले आप मुझे ये बताइए आप, ठीक है, उससे पहले आप मुझे ये बताइए कि लोकसभा किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है? लोकसभा का आर्टिकल बताओ आप, ठीक है। लोकसभा का आर्टिकल बताइए आप। एक ट्रिक आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको बोलते हैं आपका सरला। सा से क्या हो जाता है आपका संसद, रा से क्या हो जाता है आपका राज्यसभा, और ला से क्या हो जाता है आपका लोकसभा। संसद
का जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 79, राज्यसभा का जो आर्टिकल है वो है आपका 80 और लोकसभा का जो आर्टिकल है वो है आपका अनुच्छेद 81। तो लोकसभा का अनुच्छेद क्या हो जाएगा आपका 81 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। देखिए लोकसभा की विशिष्ट शक्तियों के बारे में बात करते हैं तो पहला है आपका आपातकाल की घोषणा करना। ठीक है, देखिए आपातकाल की बात करते हैं, आपातकाल की घोषणा करने का जो अधिकार है वो सिर्फ लोकसभा के पास ही नहीं, वो किसके पास है, वो राज्यसभा के पास भी है। वो लोकसभा के पास ही नहीं अपितु तो राज्यसभा के पास भी है। जैसे अनुच्छेद 352 के अनुसार क्या है, इसे अनुमोदन करने के लिए क्या करा जाता है, सदन के में भेजा जाता है और सदन में जो है इसको कितनी इसको जो है विशेष बहुमत चाहिए, 2/3 बहुमत से जो है इसको क्या कराना पड़ता है, पास कराना पड़ता है। तो ये राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी, तो ये सिर्फ क्या दोनों जगह जाता है। एक सिर्फ लोकसभा अपने आप में डिसीजन नहीं ले सकती है, इसको राज्यसभा से भी पारित कराना होता है। तो ये जो है लोकसभा की विशेष शक्ति नहीं है। तो ये ऑप्शन तो क्या हो गया, इसका गलत हो गया। दूसरा है मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों, देखिए मंत्रिपरिषद की अगर बात करते हैं तो मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है। अगर अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में आता है, अविश्वास प्रस्ताव जो है मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लोकसभा में आता है और वो अविश्वास प्रस्ताव जो है वो पास भी हो जाता है। मतलब मान लीजिए कि अभी भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, अगर कांग्रेस ये प्रस्ताव लेकर के आती है कि इनके पास बहुमत नहीं है और वो प्रस्ताव लोकसभा में पास भी हो जाता है, तो क्या होगा, प्रधानमंत्री को अपना क्या है, अपना पद छोड़ना पड़ेगा, मंत्रिपरिषद क्या विघटित हो जाएगी, लोकसभा क्या हो जाएगी, आपकी विघटित हो जाएगी। तो ये जो विशिष्ट शक्ति वो सिर्फ लोकसभा की है। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव जो आएगा वो कहाँ होगा, आपका लोकसभा में आएगा। बिल्कुल सही। राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना, ये भी आपका लोकसभा राज्यसभा किसी में भी इसको लाया जा सकता है। इतनी बात समझ में आ गई। और महाभियोग का अभी मैंने आपको अनुच्छेद बताया था, क्या अनुच्छेद 61 के तहत जो है वो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है। इतनी बात समझ में आ गई आपको, इतनी बात क्लियर हो गई आपको। आगे बढ़े तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, केवल 2। क्या हो जाएगा, केवल 2। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन सही है। ये सिद्धांत समाजवादी विचारधारा से प्रभावित है, इनमें जनमत का सार निहित है और इनका उद्देश्य जनता की इच्छाओं को प्रतिफलित करना है। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत अच्छा। बेसिक क्वेश्चंस है, बेसिक क्वेश्चंस है ये आपके लिए, कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है आपके लिए। इतनी बात समझ में आ गई आपको। बताइए इसका जवाब दीजिए। देखिए अगर बात करते हैं, इसका जवाब दीजिए डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या इसको बोलते हैं राज्य के निदेशक सिद्धांत। ये संविधान के भाग 4 के अंतर्गत आते हैं। इनका जो आर्टिकल है वो 36 से लेकर के आपका 51 तक है। कहाँ से कहाँ तक है, 36 से लेकर के कहाँ तक है, आपका 51 तक है। इनको 3 भागों में विभाजित कर दिया जाता है, इनको 3 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। जैसे कि समाजवादी सिद्धांत हैं कुछ, समाजवादी, फिर गांधीवादी सिद्धांत भी हैं इसमें। गांधीवादी सिद्धांत के बाद में उदार एवं बौद्धिक सिद्धांत भी हैं। क्या है आपके, उदार एवं बौद्धिक सिद्धांत भी है आपके, ये बात भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये समाजवादी विचारधारा से प्रभावित है, बिल्कुल सही बात है। क्या है आपका, बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या है, इनमें जनमत का सार निहित है और इनका उद्देश्य है जनता की इच्छाओं को प्रतिफलित करना, ये बात बिल्कुल सही है। हम अपने राज्यों में अपनी अपनी इच्छा अनुसार सरकार चुनते हैं, तो जनमत का सार निहित है, जनता ने अपना मत दिया है, तो जनता के मत के द्वारा ही सरकार को चुना गया है और इसका उद्देश्य क्या है, जनता की इच्छाओं को प्रतिफलित करें। जनता को रोजगार चाहिए, जैसे कि अनुच्छेद 38 क्या बात करता है, आर्टिकल 38 जो है इसका क्या बात करता है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की बात करता है। इसकी बात करता है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की बात करता है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की बात करता है, मतलब जनता ये चाहती है कि जो उनके द्वारा चुनी हुई सरकार है वो सरकार उनके लिए अच्छा सोचे, जो वो उनके हित में जो फैसले हैं वो फैसले लें और उनसे क्या हो, जनता का कल्याण हो। तो अनुच्छेद 38 यही बात करता है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 1 और 2 दोनों सही। ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात।
भारत सरकार के वित्तीय खातों से जुड़े भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत किया जाता है? प्रधानमंत्री को, केंद्रीय मंत्रिमंडल को, राष्ट्रपति को या संसद को? इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कैग की अगर बात करते हैं तो कैग का आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल 148, अनुच्छेद 148। वर्तमान में कैग कौन है? वर्तमान में कैग कौन है आपके? गिरीश चंद्र मुर्मू, जी.सी. मुर्मू जी हैं, वो क्या है? वर्तमान में कैग है। कैग का कार्यकाल कितना होता है? ये भी, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। कैग का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूर्ण हो, जो भी पहले हो जाए। उसने नौकरी शुरू की और 6 वर्ष तक नौकरी कर ली तो भी वो अपने पद से हट जाएगा, या उसने 63 वर्ष की आयु में कैग का पद संभाला और 2 साल वो रह पाएगा, 65 वर्ष की आयु में वो क्या हो जाएगा आपका? रिटायर हो जाएगा। एक बहुत प्रश्न पूछा जाता है, पहले कैग कौन से? फर्स्ट कैग। फर्स्ट कैग की बात करें तो कौन थे आपके? वी नरहरि राव थे। ये बात भी याद रखिएगा, वी नरहरि राव जो थे वो कौन थे आपके? पहले कैग हुआ करते थे। ये बात समझ लीजिए। दूसरी चीज, एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है, यूपीएससी में पूछ देता है आपसे या पीसीएस वगैरह में पूछ देता है, जैसे कि अगर ब्रिटेन की बात करते हैं, ब्रिटेन में जो कैग होता है वो संसद सदस्य होता है। वो क्या होता है आपका? संसद सदस्य होता है, मतलब हाउस ऑफ कॉमन का। किसका? हाउस ऑफ कॉमन का क्या होता है? सदस्य होता है। लेकिन इंडिया में जो कैग है आपका, इंडिया में जो कैग है वो संसद का सदस्य नहीं होता है। वो संसद का सदस्य जो है वो नहीं होता है। ब्रिटेन में जो कैग होता है वो क्या होता है? हाउस ऑफ कॉमन्स, जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट का नाम है, उसका सदस्य होता है। लेकिन भारत में जो कैग होता है वो संसद का सदस्य नहीं होता है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? क्लियर हो गई? अगर आप लोग को कंटेंट समझ में आ रहा है, कंटेंट बहुत अच्छा देता हूं मैं, जिन लोगों ने मुझसे अनअकैडमी पर पढ़ा है पहले, उन्हें बात बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, क्लासेस आपकी रेगुलर चलेंगी, कभी बीच में 1-2 हो गई तो बात अलग, वरना आपको डेली क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? 22, 6, 11, 15। इसका आपको जवाब देना है। इसका जवाब दीजिए आप। इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका 6। क्या हो जाएगा? 6। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? इसका आपको करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं राज्यों में क्या होता है आपका? विधानमंडल होता है। विधानमंडल द्विसदनी भी हो सकता है, एक सदनी भी होता है। विधानमंडल में 2 चीजें होती हैं आपकी, एक तो हो जाती है आपकी विधानसभा, विधानसभा, और दूसरी हो जाती है आपकी विधान परिषद। क्या हो जाती है? विधान परिषद हो जाती है। विधान परिषद की बात करें तो भारत के 6 राज्यों में है सिर्फ विधान परिषद। वो कौन कौन से 6 राज्य हैं आपके? एक तो हो गया आपका उत्तर प्रदेश, एक हो गया आपका बिहार, एक हो गया आपका कर्नाटक, एक हो गया आपका महाराष्ट्र। ठीक है, उसके बाद में आपका क्या हो गया? जम्मू कश्मीर। उसके बाद में क्या हो जाएगा आपका? उसके बाद में क्या हो जाएगा आपका? एक और कोई राज्य छूट रहा है, कौन सा? आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा आपका? आंध्र प्रदेश। तो इन 6 राज्यों में क्या है आपकी? विधान परिषद है। इतनी बात आपको समझ में आ गई? क्लियर हो गई इतनी बात? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। वह कौन से नेता थे जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे से लेकर फिर वह संविधान सभा के अध्यक्ष बने और तत्पश्चात वह लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे? अमृतलाल हरगोविंद दास, सरदार वल्लभ भाई पटेल, कस्तूरभाई लाल भाई, गणेश वासुदेव मावलंकर। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपका जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। इतनी बात समझ में आ गई? तो डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको? एक प्रश्न आपसे मैं पूछता हूं, आप बताइए, पहली बार संविधान सभा की मांग किसने की? पहली बार संविधान सभा की जो है मांग किसने की? पहली बार भारत में पहली बार संविधान सभा की मांग जो है वो किसने की और कब की? ये चीज आप बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संविधान सभा की पहली बार जो मांग की थी वो 1895 में की थी। किसने की थी? आपके बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी। याद रखिएगा, क्या? बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी। इतनी बात समझ में आ गई आपको? क्लियर हो गई इतनी बात? आगे बढ़ा जाए, अगला प्रश्न देखा जाए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है राज्य देश के
पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 12। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभी मैंने आपको डीपीएसपी के बारे में बताया था, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ये कहाँ से कहाँ तक है आपके? अनुच्छेद 36 से लेकर के आपके 51 तक आते हैं। इनके लिए कौन सा है आपका? भाग 4 है। और डीपीएसपी का जो स्रोत है संविधान का, वो क्या है आपका? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं आपके? आयरलैंड के संविधान से ये डीपीएसपी आपके लिए गए हैं। इतनी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो ये कौन सा अनुच्छेद है आपका? अनुच्छेद 48A। कौन सा? अनुच्छेद 48A। इतनी बात समझ में आ गई आपको? एक और इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद मैं और आपको बताना चाहूँगा कि बहुत चलता आपका समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता चलता आपका क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्या? यूसीसी। यूसीसी का जो आर्टिकल है वो कौन सा है आपका? अनुच्छेद 44 है। ये इस वजह से मैंने आपको बता दिया क्योंकि इस समय ये चर्चा का विषय है, तो हो सकता है आपसे पूछा जाए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई थिंक आपको कंटेंट बहुत अच्छा लगा होगा। ये छोटा वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसको रिवाइज करिए, लेकिन कंटेंट मैंने आपको भरपूर दिया है। धीरे धीरे करके हिस्ट्री और इन सब की क्लासेस मैं आपके लिए लाता रहूँगा, और देखना आप धीरे धीरे आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे करके मैं आपको दूंगा। तो चलिए ठीक है, फिर यहीं पर आज क्लास को रखते हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। आप बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।